जय हिंद दोस्तों पिछले कुछ टाइम के अंदर जिस तरीके से चाइना ने सिचुएशंस को क्रिएट किया और पूरी दुनिया के लिए एक टेंशन बना, पूरी दुनिया उसके लिए टेंशन बनी और कलेश ज़बरदस्त चल रहे हैं। और अभी कल परसों में जापान के उप प्रधानमंत्री का बयान आया कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना हमला करता है तो जापान और अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी सेनाएं भेजें और चाइना को सबक सिखाएं। इस तरीके की बयानबाजी। उसके बाद चाइना ने जापान को साफ कह दिया कि अगर ताइवान के मामले में बीच में बोले तो अच्छा नहीं होगा और जापान की सेना को सूपड़ा साफ कर देंगे। और जिस तरीके भी भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, गजब लेवल पर सिचुएशंस हैं। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जापान और चाइना की क्या दुश्मनी एकदम से क्रिएट हो गई? क्या वो सिर्फ और सिर्फ सेनकाकू आइलैंड तक ही सीमित है या कहानी कुछ और भी है? उसके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। एंजॉय दिस वर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस। इस इंटरनेशनल रिलेशंस को एंजॉय करो। इन सारे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उनको दनादन एंजॉय करते जाओ, टेंशन नहीं। अब आप समझिए मामला क्या है। लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक रामबाण क्लासेस की जरूरत होगी, एक रामबाण सीरीज की जरूरत होगी। और दोस्तों वो रामबाण सीरीज है जीरो टू हीरो सीरीज। वो रामबाण सीरीज कौन सी है? जीरो टू हीरो सीरीज। इस जीरो टू हीरो सीरीज में दोस्तों मामला समझिए, इस जीरो टू हीरो सीरीज में हम एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके एनसीईआरटी बेसिक्स कंप्लीट होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर पाएंगे और उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के। अब आप समझिए यहाँ इस कंसेप्टर बैच के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाने वाले हैं। जितने अच्छे लेवल पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे उतना ज़्यादा आपको आनंद आएगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, इससे आपकी 100% पीटी की तैयारी हो जाएगी और लगभग 40% आपका मेंस जो एनसीईआरटी के बिहाफ पर प्रिपेयर होता है वो तैयार हो जाएगा। हायर लेवल के लिए हमारे हायर लेवल कोर्सेज को ज्वाइन किया जा सकता है। रही बात दोस्तों फीस की, तो हम आपको 500 रुपीज पर मंथ की फीस के लिए ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं ताकि आपकी पॉकेट के ऊपर भी बुरा असर ना पड़े या दबाव ना पड़े और कोरोना पीरियड के अंदर आप अपनी पढ़ाई भी ऑनलाइन कंप्लीट कर पाएं। दोस्तों हमसे कांटेक्ट करने के लिए इन दोनों नंबर्स पर कॉल करें, जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप करें, या अगर आप मिस कॉल भी कर देंगे तो हम अपने आप ही कॉल कर लेंगे। हमारी काउंसलर्स का यही काम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जल्दी से जल्दी आप कॉल कीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अब आ जाते हैं जापान और चाइना के बीच में। सबसे पहले साइज का फर्क देख लो दोस्तों। असलियत में जापान टापुओं में बसा हुआ एक छोटा सा देश जिसकी कुछ करोड़ की पॉपुलेशन, वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाइना को देखें तो दुनिया का चौथा या पांचवा सबसे बड़ा देश, अल्टीमेट लेवल पर शायद चौथा बड़ा या पांचवा बड़ा देश है। अब ऐसी सिचुएशन में पॉपुलेशन वाइज भी देखेंगे तो जापान की पॉपुलेशन कुछ करोड़ के आसपास, 10-12 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन अगर चाइना की पॉपुलेशन देखें तो 140 करोड़ के आसपास की चाइना की पॉपुलेशन है, 130-135 करोड़। अब ऐसी सिचुएशन में डोंट गो विद द डाटा, उसकी सेंस को समझिए। कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो गुना का फर्क है, कई गुना बड़ा, कई गुना ज्यादा लोग। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी भी काफी बड़ी है, कई गुना तो नहीं कहेंगे, हां 2-3 गुना तो बड़ी हो ही चुकी है। अब आप सिचुएशन को समझिए कि इतने छोटे से देश से चाइना को क्या दुश्मनी है और इतनी खतरनाक दुश्मनी। हालांकि देखो दुश्मनी करने के लिए तो ये चाइना बेशरम इंसान है, इसकी ताइवान जैसे छोटे से देश के साथ भी दुश्मनी है। और ताइवान को तो ये स्वतंत्र देश मानता ही नहीं है, उसे तो अपना हिस्सा मानता है वन चाइना पॉलिसी के अंडर में। अब ऐसी सिचुएशन में, और दूसरी होती हड़प की भूख। लेकिन चाइना और जापान की अपनी एक बहुत पुरानी दुश्मनी रही है, हिस्टोरिकल डोमिनेंस। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर हान चाइना होता था और ये जो हान चाइनीज एम्पायर है ये, और यहां पर रशियन एम्पायर होता था, और इधर की तरफ ये जापान का भी 17th सेंचुरी में कहीं ना कहीं राइज होना शुरू हुआ। जापान की और चाइना की पहली लड़ाई तो इस कोरियन पेनिनसुला के नाम पर हमेशा से रही है। जापान कोरियन पेनिनसुला को अपना हिस्सा मानता है, रशिया की हमेशा इस इलाके पर नजर रही है और चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है। और दूसरा ये इलाका जिसे आप मंचूरिया कहते हैं, इस इलाके के अंदर जापान की हमेशा नजर रही है और जापान इस पूरे इलाके पर कब्जा करके
अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है, क्योंकि यहां ऑब्वियस सी बात है, हरी भरी जगह है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मिनरल्स ज्यादा हैं। और जापान के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि छोटा सा देश है, इसे एरिया चाहिए, रीजन चाहिए, क्षेत्र चाहिए, और मेनलैंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए एम्पायर। अब यहीं इसके साथ, और यहां सोचकर देखिए तो ये तो हो गई इन दोनों की ट्रेडिशनल राइवलरी। रही सही कसर ईस्ट चाइना सी के अंदर भी ये दोनों के दोनों देश आपस में भिड़े रहते थे, क्योंकि जापान का अपना एम्पायर था। और 17th सेंचुरी में जिस तरीके से, 18th सेंचुरी में जिस तरीके से जापान ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, और 19वीं शताब्दी में तो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ एशिया बनकर उभरा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान कितना ताकतवर रहा होगा। और जापान की ताकत का अंदाजा और सोचकर देखिए कि 1905 में रशिया जब यहां तक अपनी रेलवे लाइन बिछा रहा था इस मंचूरिया के अंदर, जापान ने रशिया जैसे, भाई यूं कहा जाता है रशिया के सामने जापान मच्छर जैसा है, तो जापान ने रशिया की धज्जियां उड़ा दी थी। अब सोचकर देखिए, जब जापान ने रशिया की धज्जियां उड़ा दी और जापान चाइना को रोज हड़काए जा रहा था, तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। जापान बहुत डोमिनेट करता था, बहुत जबरदस्त डोमिनेट करता था, और ये राइवलरी शुरू से चली। चाइना कहता है हम इतने बड़े, जापान कहता तू बड़ा है ना, एक कान पे मारूंगा नीचे गिरा दूंगा। इस तरीके की राइवलरी थी। भाई चाइना को अपने साइज पे, कई होते ना लोगों को कि साइज पे बड़ा घमंड होता है, और कई बार मच्छर सा आदमी दो कान पे मारता है और जो सांड होता है वो नीचे गिर जाता है। यही सिचुएशन यहां है कि चाइना को हमेशा से अपने जो साइज का घमंड रहा, जापान इसके साइज के घमंड के आगे कभी दबा नहीं। तो राइवलरी एंशिएंट है, हिस्टोरिकल है। अब सिचुएशन आ जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जापान ने इस इलाके पे पूरे पे कब्जा कर लिया और चाइना तिलमिलाता रह गया। पूरी दुनिया शांत रही, कुछ नहीं बोल पाई, जापान का कुछ नहीं उखाड़ पाई। और इस इलाके पर कब्जा करके जिस तरीके के जापान ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में दवाइयों से, केमिकल से, हर तरीके से एक ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होता है, वो सारे एक्सपेरिमेंट जापान ने यहां पर किए, सारे एक्सपेरिमेंट। और जैसे ही सारे एक्सपेरिमेंट्स यहां जापान ने किए, जैसे ही सारे एक्सपेरिमेंट्स यहां पर जापान ने किए, उसका असर यह हुआ कि चाइनीज लोगों के अंदर जापान के प्रति नफरत पैदा हो गई। नफरत, हद नफरत। ऑब्वियस सी बात है यार, तुम किसी बंदे को कोई भी केमिकल खिलाकर उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस देखना चाह रहे हो, और किसी को भी, मतलब कंसंट्रेशन, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप से भी बुरा हाल इनके जो कैंप 637 समथिंग कुछ उसका था। तो चाइना के अंदर वो एक जो जापान के लिए घिन है, जो नफरत है, वो हिस्टोरिकल है। लेकिन वो नफरत, वो घिन कंपटीशन में बदल गई 1949 के बाद, जब यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार आई और यहां वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करने लगा, और जापान यहां पर कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने के साथ साथ अमेरिका का एक फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। और इतना बड़ा चाइना जब 1950s के अंदर भूख से मर रहा था, कीड़े मकोड़े खा रहा था, चिड़िया खा रहा था, चमगादड़ पकड़ के खा रहा था, मिट्टी तक खा रहा था, भूखा मरता हुआ चाइना, जापान मतलब प्रोग्रेस के नए नए आयाम लिख रहा था, गजब प्रोग्रेस कर रहा था, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा था, गजब लेवल पर। जापान की टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जिस तरीके से अचंभित किया, जापान की परफेक्शन ने जिस तरीके से दुनिया को अचंभित किया, चाइना हमेशा उससे मतलब उसका डोमिनेंस में रहा। चाइना को चिढ़ तो होगी कि यार हम इतने बड़े हैं और आप भूखे मर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हारा छोटा सा परिवार है, 2 3 5 4 बंदे हो, हम दो हमारे दो टाइप के, चलो दादा दादी को भी मिला लिया तो हम दो, हम जिनके दो और हमारे दो, 6 हो गए पूरे, चलो ठीक है गिन लिए ना 6।
हम 6 यानी 6 बंदों का परिवार तो जबरदस्त तरक्की कर रहा है और पड़ोस के अंदर पता लगा 20 बच्चे पैदा करके कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने वाले इन 2 बच्चों से सबसे ज्यादा चिढ़ेंगे। होता है ये। चाइना जापान से उस लिए सबसे ज्यादा चिढ़ता था कि जापान की जो प्रोग्रेस जबरदस्त लेवल पर, गजब प्रोग्रेस। अब ऑब्वियस सी बात है, जब जापान का टाइम था तब चाइना भूखा मर रहा था, लेकिन जापान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, कमजोर अभी भी नहीं है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बड़ी पॉपुलेशन, बुढ़ियाती पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन लगातार बूढ़ी होती जा रही है। और ये जो बूढ़ी होती हुई पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी तो अभी भी इसकी बहुत हाईएस्ट लेवल पर है ना, टेक्नोलॉजी अभी भी हाईएस्ट लेवल पर है, परफेक्शन अभी भी हाईएस्ट लेवल पर है। और चाइना का अब जब राइज हो चुका है तो चाइना अब दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो अब वो कहीं ना कहीं एक पुराने वाली जो चिढ़ है कि बेटा तूने हमें बड़ा चिढ़ाया था, अब जापान की ऐसी तैसी, जापान अभी भी काबू में नहीं आ रहा। और रही सही कसर ईस्ट चाइना सी पर डोमिनेंस, और यहां एक छोटा सा आइलैंड है सेनकाकू, उसका इशू जापान के कब्जे में है। वो जापान ने आज तक आर्मी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना शुरू किया था, लेकिन 12-13 के बाद जब शिंजो अबे आते हैं तो शिंजो अबे ने इस पूरे तरफ ध्यान दिया और अब खुलकर पैसा आर्मी पर खर्च करना शुरू किया। अब चाइना को खतरा होने लग गया कि पहले तो जापान आर्मी पर पैसा नहीं खर्च कर रहा था, अब आर्मी खड़ी कर रहा है। ये तो गलत बात है। या गलत बात क्यों है भाई, हर किसी को अपनी प्रोटेक्शन का हक है और आर्मी तो सबको रखनी चाहिए। अब चाइना इस चीज से चिढ़ा हुआ है। अब रही सही कसर, जापान के अंदर अब एक फियर फैक्टर है। जापान के अंदर एक अजीब सा फियर फैक्टर है। फियर फैक्टर यह है, फियर फैक्टर क्या है, डर, कि भाई जिस तरीके से चाइना ने हांगकांग की दुर्गति करी, हांगकांग पे कब्जा करके उसकी दुर्गति करी, और जिस तरीके से ताइवान के ऊपर इन्वेजन कर रहा है, तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के चलते अगर चाइना ताइवान पे कब्जा करने में कामयाब हो गया तो अगला स्टेप जापान, फिलीपींस, वियतनाम और दूसरे देश होंगे। और कौन देश चाहेगा किसी दूसरे देश को इतना ताकतवर होने दे कि अपनी ही आजादी खतरे में आ जाए। यह बिल्कुल ऐसा ही है। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी हुई है तो कोशिश करो उसे वहीं बुझा दो, अपने घर में वो आग ना आए। चाइना को इस पॉलिसी के अंदर, चाइना दूसरे पड़ोसियों के देश में आग लगा रहा है, घर में आग लगा रहा है। अगर चाइना पड़ोसी के घर में आग लगा रहा है तो कम से कम वो आग आपके घर में नहीं आनी चाहिए। इंडिया भी तो यही सिचुएशन देख रहा है कि अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर जाता है तो चाइना को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से चाइना है, वो जिस तरीके से 6 फिंगर रीजन ऑफ चाइना, जिसमें 6 फिंगर रीजन ऑफ तिब्बत, ये तिब्बत है, एक गधा होता था माओ जेडोंग, सही में उसकी पागलों वाली पॉलिसीज ने चाइना को परेशान ही किया। अगर डेंग जियाओपिंग नहीं आते तो आज भी चाइना भूखा ही मर रहा होता। पागलों का सरताज माओ जेडोंग, ठीक है, जिसको बुरा लगता है तो मैं चाहता हूं बुरा लगे, वो कहता था तिब्बत की 6 उंगलियां हैं और हमें उन 6 उंगलियों को तिब्बत के साथ लेना है। 6 उंगलियां कौन कौन सी? लद्दाख, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। कितनी हो गई? 5। एक आधा रीजन और यहां पर बच जाएगा। हां, लद्दाख और ये आपका ये वाला रीजन पूरा, हिमाचल और उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा, पूरा नेपाल, सिक्किम से लेकर। अब आप सोचकर देखिए, 6 उंगलियां, 5 उंगलियां हैं, 6 उंगलियां जो भी वो बोलता था गजब लेवल पर, तो सोचकर देखिए ना। यानी अगर चाइना ताकतवर होता है तो इन सारे देशों पर कब्जा करते हुए देर थोड़ा ना लगाएगा, करेगा कब्जा। और इसका मतलब क्या है? डाउन द स्लोप थ्योरी, कि अगर आप पहाड़ के इस तरफ हैं तो आप यहीं अपने दुश्मन को रोक लेंगे, लेकिन अगर आपका दुश्मन पहाड़ के इस तरफ है तो ये समझ लीजिए आपके सर पे पत्थर पड़ते हुए देर नहीं लगेगी। भाई आप पहाड़ के ऊपर हैं, दुश्मन नीचे है, तो आप पत्थर मार सकते हैं। अगर आपका दुश्मन पहाड़ के ऊपर है और आप नीचे हैं तो दुश्मन आप पे सर पे पत्थर मारेगा। ये पक्की सिचुएशन है। यहां चाइना इसी पॉलिसी की तरफ, और यही रीजन है इंडिया पीछे नहीं हट रहा है और दुनिया का कोई देश पीछे नहीं हट रहा। और रही बात जापान की, तो ये जापान और ताइवान, चाइना के बीच में दुश्मनी का एक कारण है।
हिस्टोरिकल तो है, कंपटीशन भी है, इकोनॉमी का भी मामला है, इन्वेस्टमेंट का भी मामला है, लेकिन सबसे बड़ा मामला एक फियर फैक्टर का है कि आज ताइवान अगर चाइना के सामने गिर जाता है और हम हार मान जाते हैं तो अगला नंबर एक तरफ जापान का और दूसरी तरफ इन देशों का होगा। चाइना किसी को बख्शेगा नहीं, दैत्य के रूप में उभर रहा है। यह एक कारण है दोनों देशों की दुश्मनी का। तो दोस्तों अभी के लिए जापान का एक रीजन बता दिया, और इनके बीच में जो वर्बल वार है वो फिर फैक्ट्स इकट्ठे करते रहो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।